जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आमच्या कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. राजमंत्र हा असा कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये आपण सामाजिक आणि राजकीय खास करून ज्या घडामोडी घडत असतात त्याविषयीची भविष्यवाणी करत असतो. अशी भविष्यवाणी जी 100% आतापर्यंत खरी आलेली आहे आणि यापुढेही होत राहणार असा आमचा विश्वास आहे. पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आहेत. आजही अशीच नवीन भविष्यवाणी वर्तवण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात काय घडामोडी घडणार आहेत त्याचा अर्थ ते आपल्याला समजून सांगणार आहेत या आपल्या कार्यक्रमातनं. पंडित जी, चलो पहले बात करते हैं क्योंकि आजकल जब संसद शुरू होती है तो यही क्या कामकाज होता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. ये बातें चलती रहती है कि मोदी जी आज क्या कहेंगे उसको राहुल जी क्या जवाब देंगे, राहुल गांधी क्या कहेंगे उसके ऊपर मोदी जी क्या जवाब देंगे. ऐसी ही कुछ शुरुआत इस बार संसद की हुई है. तो आगे चल के आपको क्या दिखता है, क्या दौर ये संसद का अधिवेशन है जो लेगा? देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. और जब हम देश की कुंडली का अध्ययन करते हैं और देश के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं और उसके बाद विरोध में बैठे हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो रुजुता जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज्योतिष अगर किसी को समझता है तो वो अपने आप एक्सप्लेन करता है. राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हुए राहुल गांधी की धनु राशि है और नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है. और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की दोनों की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चल रही है इस वक्त सूर्य की महादशा और राहुल गांधी जी के ऊपर चल रही है मंगल की महादशा. और कहीं ना कहीं एक बात तय है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं को इस बात में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की युति कुंडली में नहीं बनती है. कहीं भी इनके ग्रह जो है वो आपस में कंपैटिबिलिटी में नहीं बैठते हैं. इसलिए ये सदन का मामला जो है वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी कम हो गया है, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ज़्यादा हो गया है. और इस वक्त भी अगर आपने देखा कि राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर ऐसी टिप्पणियां कसी और उसके बाद में मोदी जी ने पुराने इतिहास से नेहरू और इंदिरा गांधी की निकाल कर सदन में उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर राहुल गांधी जी को घेरा. मैं तो यहाँ पर और ये चलता रहेगा घेरा घेरी 20/10/2016 तक ये घेरा घेरी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक मोदी जी की सूर्य की महादशा खत्म नहीं होती उसके बाद इनकी चंद्रमा की महादशा शुरू होती है, राहुल गांधी की मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी जनवरी 2017 में. मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ पर अपने राजमंत्र के मंच पर ये बार बार कहते आया हूं कि राहुल गांधी दिन ब दिन प्रबल होंगे, राहुल गांधी की भाषा बदलेगी, बॉडी लैंग्वेज बदलेगी, राहुल गांधी का जन संपर्क बदलेगा, राहुल गांधी का ऑफिस बदलेगा और राहुल गांधी एक बड़े दिग्गज नेता के रूप में उभरेंगे. लोगों का हमेशा मुझे पूछना होता है जब मैं बाहर जाता हूं कि आप राहुल गांधी की बहुत तारीफ करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि मैं मोदी जी की भी बहुत तारीफ करता हूं, क्योंकि वो भी देश के लिए जीने मरने तक आते हैं. और राहुल गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं. क्योंकि राहु की महादशा में हमारे देश के 80% प्रधानमंत्रियों ने शपथ ली है. इस देश में दो ऐसे नेता हैं जिनकी कुंडलियों को मैं अच्छी तरह से खंगालता हूं. एक है नीतीश कुमार, जिसकी भविष्यवाणी हमने की थी कि बिहार में इतनी सीटों से वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक राहुल गांधी. दोनों की राहु की महादशा चल रही है. कहीं भी ये दोनों दिग्गज नेता दिल्ली के ताज पर बैठते हुए आप देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में. मगर यहां पर विवाद संसद का है, राष्ट्रहित का है, मेरे हिंदुस्तान का है. इसलिए मैं राहुल जी से भी और नरेंद्र मोदी जी से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह राष्ट्र के हित के लिए जो GST बिल पास होना है, जो लोकायुक्त के कुछ किस्से रहते हैं, या किसी भी तरह का देश के हित के लिए जो काम हो रहा है उसमें एक दूसरे के साथ बैठकर समावेश करके भाइयों की तरह काम आगे बढ़ाएं. जैसे मोदी जी ने उस दिन कहा कि इंदिरा जी ये कहती थी, नेहरू जी ये कहते थे,
तो राहुल जी ने जो कहा वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी राहुल जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसलिए ये संघर्ष जो है वो चलता रहेगा, और इस संघर्ष में पिसता कौन है? मैं और आप। संसद के खर्चे में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? आपका और मेरा, जो हम सोचने वाली बात है। ये जो हम टैक्स देते हैं। इसलिए मुझे लगता है अन्ना के जैसा कोई एक व्यक्ति वापस उठेगा जो इस देश के लिए झंडा खड़ा करेगा, नॉट लाइक अरविंद केजरीवाल। इसलिए कोई ना कोई आम व्यक्ति वापस उठकर इस देश के लिए, इस देश के हित के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपसी एक दूसरे के ऊपर छींटा काटी चल रही है, ये देश के हित के लिए नहीं है, ये राष्ट्र की गरिमा को गौरवान्वित नहीं करती है, ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के लिए हानि का कारक बनती है। मगर डेफिनेटली नरेंद्र मोदी ने कोयले के नीलामी में बहुत पैसा देश के लिए दिया, विदेशों से आज धन आ रहा है, हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, मगर ये आपसी तू मैं जो है इसको कम करके आगे बढ़ना चाहिए, और वो 26/10/2016 के बाद हो सकती है। पंडित जी, दोनों में जो संघर्ष के मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा है वो है कन्हैया कुमार का, क्योंकि हाल ही में कन्हैया कुमार, अब तो वो जेल से भी बाहर आया है। इसी बारे में एक कहूँगी आपसे की मागच्याच आठवड्यात आपल्याच कार्यक्रमात अशी भविष्यवाणी पंडितजींनी केली होती की कन्हैया कुमार यांना जामीन मिळेल आणि तुरुंगातनं तो बाहेर येऊ शकेल, अशी भविष्यवाणी वर्तवली होती। एकदा थोडक्यात बघूया नेमकं पंडितजी मागच्या शनिवारी काय म्हणाले होते, आणि त्यानंतर आपण कन्हैया कुमारवर पुन्हा बोलणार आहोत। दिस इज ए इंटरनेशनली नोन रिलीजियस प्लेटफॉर्म, हम शांति के दूत हैं। इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं इस वक्त, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन देखिए, इस वक्त मंगल की राशि वृश्चिक में मंगल स्वतः बैठा हुआ है, साथ में दैत्य और शनिदेव बैठे हुए हैं, जिनको कुछ लोग भगवान कहते हैं, शनिदेव बैठे हुए हैं। मंगल और शनि जब भी इकट्ठे हुए हैं तो उस देश के लिए या विश्व भर के लिए कोई ना कोई ऐसी मुसीबतें सामने आई हैं। आतंकवाद, मैं बार बार आपके शो में बोलते आ रहा हूं राजमंत्र में कि हमको अगर किसी चीज से डर के रहना है, किसी चीज का सामना करना है, किसी चीज से सावधान रहना है, दैट इज नथिंग बट टेररिज्म। अपने अंदरूनी बच्चे जो हैं उनको, मुस्लिम बच्चे जो हैं, हिंदू बच्चे जो हैं, उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाना है, उनको भारतीय होने का गर्व महसूस करवाना है, उनको ये महसूस करवानी है कि नहीं, आप लोग पहले भारतीय हैं, बाकी कुछ दूसरी जात है। मित्रों, यह घटनाएं, चाहे वो जाट आरक्षण है, चाहे वो अभी का आरक्षण है, जितनी देर तक, याद रखें मेरी बात, जितनी देर तक मंगल की राशि में शनि है, यहां तो मैं वर्ल्ड वॉर्स की बात करता हूं, आप जो दोनों वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं विस्फोटक वातावरण पैदा करता है। हमारे देश में तो बहुत ही शांति है। ये छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं जो हैं, नरेंद्र मोदी एक योद्धा की तरह इसको संभाल लेंगे, और आप देखेंगे कि उन लोगों का मुंह काला होगा जो देश के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं। और कुंडली में भी 15 अप्रैल 2016 के पहले इस तरह की घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। और डेफिनेटली कन्हैया कुमार जो हैं वो आरोपी हैं कि नहीं, इस बात, उनकी कुंडली के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो आरोपी हैं। हाँ, वो खड़े रहे होंगे, क्योंकि मॉब के सामने कभी कभी आप मौन धारण कर लेते हैं कि कहीं मुझे ही जूते ना पड़ जाएं। पंडित जी, आपने साफ साफ कहा था कि वो आपको आरोपी नहीं दिखता कुंडली देखते हुए, जी। और वही अभी हुआ है। 6 महीने तक अभी आगे उन्हें, वो जेल नहीं जा सकते, उन्हें दोबारा पकड़ लिया नहीं जा सकता, जैसे कि कोर्ट ने निर्णय लिया है। अब इस तरफ रुख करते हैं कि जैसे हमने कहा, मोदी और इनके बीच एक मुद्दा है, वो कन्हैया कुमार का मुद्दा है। और अभी बातों बातों में पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि एक आम आदमी उभर कर आएगा और वो एजिटेशन, आंदोलन खड़ा करेगा। तो क्या ये दोनों चीजें एक तरफ ही इशारा कर रही है? कन्हैया कुमार की आगे चल के फ्यूचर आपको क्या लगता है? देखिए, दो बच्चे हैं यहाँ पर जो देश में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, वो कन्हैया कुमार और एक हार्दिक पटेल है। कन्हैया कुमार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तुम बेटा बाहर तो आ गए हो और तुमने बहुत बढ़िया भाषण भी किया बाहर आने के बाद JNU यूनिवर्सिटी में,
मुझे लगता है उनको शांति से पेशेंटली आगे बढ़ना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं है जो कुछ किया गया है, क्योंकि गुरु के साथ राहु चल रहा है, चांडाल योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। हो ना हो कहीं ना कहीं आप राजनीतिक के बहुत बड़े शिकार बन जाएं, जैसे हार्दिक पटेल बने हुए हैं। मगर डेफिनेटली आपकी कुंडली में हीरो बना लिखा है, आज आप हीरो बन चुके हो। मगर कभी कभी सफलता पचाने के लिए आदमी के पास डाइजेशन सिस्टम बहुत कम होता है। गुरु और राहु की महादशा चल रही है, किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आप मत जाइए। अगले 6 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप हीरोपंथी बंद करें, आपको कहीं ना कहीं इस हीरोपंथी का खामियाजा ना भुगतना पड़े। आप पुलिस वाले की गलतियां, पुलिस वाले की खामियां अपने भाषण में गिना रहे हो। इट इज़ नॉट गुड। आई विल सुजेस्ट यू टू कीप योर पेशेंस एंड कूल टिल मिनिमम 16/10/2016, क्योंकि इसका खामियाजा कहीं आपको भुगतना पड़ा तो आपके पूरे परिवार को उसका असर होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अभी बिल्कुल अच्छे दिन नहीं है। आपकी कुंडली में आरोपी आप नहीं थे, मगर आप जिस तरह के भाषण, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, आरोपी बन सकते हो, ये कुंडली बता रही है। जी हाँ, तो ये दोनों बातें एक्चुअली आपने लास्ट वीक कही है, कहना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन जो खड़ा हो रहा है उसके बारे में भी आपने भाष्य किया था। अब हार्दिक पटेल, आपने बात छेड़ी ही है, हार्दिक पटेल के बारे में क्या कहोगे? देखिए, हार्दिक पटेल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 8 मार्च को उसकी बेल का दिन है। हार्दिक पटेल की गुरु की महादशा शुरू हुई है। 23-24 साल में जिस तरह से उसने राजनीतिक छलांग मारी, ये बहुत कम लोगों को ये सफलताएं मिली हैं। और मैं यहाँ पर राजमंत्र के मंच पर जो आपने अभी कहा कि 100% भविष्यवाणियाँ सच्ची होती हैं, ये वो कार्यक्रम है। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी उसमें सम्मिलित है, और जय महाराष्ट्र की टीम की सच्ची मेहनत इसमें शामिल है। एक बात पक्की है कि हार्दिक पटेल की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, छोटे से गांव से आया हुआ ये बच्चा आगे आने वाले दिनों में मोदी और राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता बनेगा। 8 तारीख को उसकी जमानत होने के पूरे आसार हैं, और 8 तारीख को बाहर आने के बाद में वो वापस अपना आंदोलन शुरू कर सकता है। उसको देश की अंदरूनी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो और अन्य पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उसको अपना मुखिया के तौर पर चुन सकती हैं। और हार्दिक पटेल विल बी वेरी, इफ ही ज्वाइंस कांग्रेस, वो जो पॉसिबिलिटी है कि वो सपोर्ट कर दे, कहीं अगर वो कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, ये एक नई चुनौती की तरह उभर कर आता हुआ आपको दिखता है, और ये एक भविष्यवाणी है जो इस कार्यक्रम के जरिए आज आपने की हुई है। कन्हैया कुमार के अच्छे दिन हैं, मगर उसमें आरोपी बन सकता है ये, और दूसरी भविष्यवाणी हार्दिक पटेल की। बिल्कुल। और आगे आपसे जो पूछना है, विजय माल्या के बारे में पूछना है, क्योंकि हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट, जिसकी वजह से हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं, और स्टेट बैंक ने जो रुख अपनाया है, उनके सख्त रुख अपनाया उनके खिलाफ, तो विजय माल्या क्या जेल जाते दिख सकते हैं? सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपको। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है, क्योंकि विजय माल्या की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2 साल पहले एक अन्य चैनल के ऊपर मैं ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, जो YouTube पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और आज यहाँ पर भी मैं 6 महीने पहले ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि 26 फरवरी 2016 के बाद विजय माल्या की कुंडली में कारावास और जेल यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। उनको किसी भी तरह की होशियारी नहीं करनी चाहिए। देश में अगर किसी तरह का धन का कोई भी लेन देन है, चाहे वो EU का है, इकोनॉमिक्स डिफेंस की प्रॉब्लम्स हैं, और अगर किसी बैंक का है, अगर देश का धन उन्होंने देना है तो उन्होंने दे देना चाहिए। नहीं तो सुब्रतो राय सहारा की तरह मुझे ये साफ नज़र आता है कि 2 जुलाई 2016 से पहले आप हो सकता है विजय, क्योंकि ये दोनों की कुंडलियां आप देखिए, सुब्रतो राय सहारा की एक सुंदर पर्सनैलिटी, IPL, फैशन, हर तरह का एक ही तरह कहा जाता है, सहारा श्री। और कहीं ना कहीं विजय माल्या जो है लड़कियों की फौज जिनके पीछे रहती है, और बिल्कुल सुब्रतो राय साहब के साथ में भी इसी तरह। और फिल्में,
फैशन वर्ल्ड, तो ये सब चीज़ें मिली जुली है। मैं कई बार इनको बोल चुका हूँ, इनकी कुंडली में कारावास के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, और अगर इनको कोई बचा सकता है तो वो एक कष्ट निवारण पूजा, और देश का अगर धन इन्होंने कहीं भी दुरुपयोग किया है तो उसको वापस कर देना चाहिए। और पंडित जी, महाराष्ट्र से बाहर भी हमारे काफी दर्शक हैं जो हमारा शो रोज देखते हैं, हर मैं शनिवार बहुत को खुश हूँ। देखते हो। हाँ, बिल्कुल सही है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरे पास में फिलाडेल्फिया से एक व्यक्ति आया। फिलाडेल्फिया से डॉक्टर आए, एक डॉक्टर पद्मनाभम आए। वो बोले कि मैं जय महाराष्ट्र अमेरिका में देखता हूँ और राजमंत्र मेरा सबसे आवड़ता मेरा शो है, तो डेफिनेटली हाँ, तो लोग देखते हैं बाहर भी। बिल्कुल, तो इसका मतलब है हमारे आपके जो विचार, आपकी जो भविष्यवाणी और पूजा के बारे में जो आपने विजय माल्या जी को कहा है वो भी उन तक जरूर पहुंचेगा, हमारे दर्शकों के माध्यम से भी पहुंच सकता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। लेकिन जबकि हम ये सब बातें कर रहे हैं, फिलहाल महाराष्ट्र की जनता जो है दो चीज़ों के बारे में सोच रही है। एक, क्योंकि अधिवेशन महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो बिन बुलाई बरसात हमें मार्च महीने में देखने को मिली है महाराष्ट्र में, एक तो शायद हमारी पानी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर किसान हैं, उन्हें अब उनके रबी के फसल से भी हाथ धोना पड़ रहा है। सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा अभी कुछ दिन मतलब कुंभ में जाएगा। 5 ग्रहों का समावेश कुंभ राशि में बना हुआ है, जिसमें बिन मौसम की बरसात, और सूर्य जो है वो रक्त संचार के साथ में संबंध रखता है। हमारे शरीर में जो रक्त है, अगर सूर्य ना उगे, जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जैसे फिनलैंड है या डेनमार्क है, वहाँ पे सूर्य नहीं 2-2 महीने सूर्य नहीं होता है, तो वहाँ पे लोगों को स्किन डिजीज़ेस होती हैं। तो ये जो सूर्य शनि की राशि में बैठा हुआ है, ये एपिडेमिक, जैसे आपने सुना है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो ये जो बरसात हुई है, ये नॉर्थ के लिए तो सही है, क्योंकि नॉर्थ में गेहूं की फसल को बरसात चाहिए, और ये बरसात के दिन ये 3-4 हफ्ते बरसात होती भी है। मगर यहाँ पर जो बरसात हुई है, ये किसान भाइयों के लिए तो खतरा है ही है, क्योंकि उनकी फसल जो बन रही थी वो भी खराब हो गई है, कम से कम 50%। अच्छी नहीं है। पानी की समस्या हल होने की तो बात छोड़ दो, क्योंकि इतनी 6 घंटे की बरसात से कुछ होता नहीं है, और इससे बीमारियां बढ़ेंगी। हमारे जो आरोग्य मंत्री हैं उनको पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए कि यहाँ भी ये बरसात हुई है, वहाँ पे उनके अधिकारी जो हैं जाकर डेंगू मच्छर के उत्पादन को ख़त्म कर दें, वहाँ पे पानी ना खड़ा हो। और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपसे अनुरोध है कि कहीं भी अगर आप पानी खड़ा है तो उसको इमीडिएटली निकाल दिया जाए। अननेसेसरली पानी कहीं भी ना रखें, उसमें मच्छर जो है डेंगू का पैदा होगा, और भी कई बीमारियाँ पैदा करता है, जैसे बुखार होना, वायरल होना, मौसमी बुखार होना, और ये चीज़ें जो हैं अगले 1.5 से 2 महीने और चलेंगी। दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर ये अनसीजनल रेन इज नॉट गुड। और हमारे लिए भी नहीं, हमारी प्रकृति के लिए भी नहीं। प्रकृति के लिए बिल्कुल घातक है, और शरीर के लिए उससे भी घातक है। छोटे बच्चों को, माओं को संभाल के रखना चाहिए। जी हाँ, ये थोड़े सीरियस विषय हो गया ये तो, क्योंकि बिन मौसम की बरसात के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे अकाल जो है वो पहले ही हम पीड़ित हैं अकाल से, हाँ, उसके ऊपर इस तरह की बरसात, इट इज़ वेरी डेंजरस। और ये जो संकट है वो जो राज्य सरकार को झेलने पड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल ही स्थिति गंभीर हो चुकी है उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि एशिया कप भी चल रहा है और क्रिकेट फैंस भी हैं हमारे दुनिया भर के, वो भी जानना चाहते हैं क्या भारत के लिए ये एशिया कप यश दिलाएगा, वो जीत दिलाएगा, एशिया कप क्या भारत के नाम पे होगा? पिछली बार हमने प्रेडिक्ट किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड आई वाज लिटिल सरप्राइज कि हमारी विकेट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी गिर रही थी। तो थोड़ा, क्योंकि क्रिकेट की भविष्यवाणियां मैंने बहुत कम करनी। कारण क्या है कि जब से IPL में इस तरह की धांधली देखी, या इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह के फ्रॉड देखे, लोगों खिलाड़ियों को बिकते हुए देखा, मालिकों को खिलाड़ियों को बेचते हुए देखा, तो वो बहुत बुरा लगा। मगर यहाँ पर धोनी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, विशेषतर विराट कोहली की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तो कल के मैच में वापस भारत जो है वो विजयी होता हुआ दिखाई देता है। और हो सकता है
विराट कोहली या रहाणे, कल रहाणे चलेंगे, अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द मैच चुने जाए। क्या बात है, मुंबई कर है वो, तो मैं तो सुन के बहुत खुश हो गई। और ये सुन के भी कि भारतीय टीम आपको जीतती हुई दिख रही है एशिया में। आनंदा जी बहुत सारी, जी हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई टीम के लिए पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल, अभिनंदन सबको। और ऐसे ही आप जीत कर आओ, देश का नाम रोशन करो। गॉड ब्लेस यू। T20 वर्ल्ड कप भी आगे आने वाला है, उसके लिए भी बिल्कुल शुभेच्छा। टीम की तैयारी अच्छी से हो जाएगी। डेफिनेटली जब आप जीत के आते हैं तो फिर T20 के लिए भी आपका हौसला बुलंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, सेंसेक्स के बारे में, इसके आगे आज इतने सारे टॉपिक्स की हमने बात की है, मुझे तो लग रहा है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक हम एकदम फटाफट उछाल। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। ये तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि so many topics and so many predictions have come। लोग नोट करके रखते हैं। आप यकीन करेंगे, हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम है हरीश ओझा। वो पिछले 20 सालों से मेरी जो भविष्यवाणियां हैं एक किताब लिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, और 20-25 ऐसे दर्शक हैं जो शरद है वो की को क्या क्या भविष्यवाणियां हुई हैं, और राजमंत्र के शो को बहुत गंभीरता से कॉपी पेन लेकर देखते हैं। और एक बारे में सब जानने के लिए उत्सुक रहता है हमेशा, हर हफ्ते के लिए, वो होता है सेंसेक्स के बारे में। लेकिन आगे आने वाले हफ्ते के बारे में हम बात करें उससे पहले मुझे दर्शकों को सुनाना है, पिछले शनिवार को पंडित जी ने सेंसेक्स के बारे में, मार्केट के बारे में क्या कहा था। आकर्षित किया है वो है JNU का मुद्दा। मगर बजट अपनी जगह पे है, अर्थशास्त्र अपनी जगह पे है, देश की आर्थिक उन्नति अपनी जगह पे है। सुरेश प्रभु ने जिस तरह का बजट दिया है, उस बजट से, उस रिफॉर्म से भारतीय रेल का एक नया चेहरा सामने आता है। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं, नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। और जो अगले कुछ दिनों में जेटली जी जो बजट देंगे, वो भी डेफिनेटली एक नया चेहरा बन के आपके सामने उभरेगा। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि इट इज़ गोइंग टू बी ए मार्केट फ्रेंडली बजट। मार्केट में लोग निवेश करेंगे, मार्केट में लोगों को टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, मगर सर्विस टैक्स या वैट की जो मुद्रा है वो बढ़ाई जा सकती है, ऐशो इशरत के सामानों के ऊपर बढ़ सकती हैं। इसलिए बजट जो है वो डेफिनेटली देश की उन्नति के लिए होगा। जेटली साहब की पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करके इस बजट को आगे लाया है। और कुंडली का अध्ययन करें तो मैं तो पहले बोल चुका हूं कि मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन लाकर हमारे देश को एक नया दरवाज़ा दिखाया। इसलिए सबसे पहले मैं तो मनमोहन सिंह को इस अर्थ का पितामह मानता हूं। पितामह है वो, वहां से शुरू हुआ है ये सफ़र। और सरकार मोदी जी की हो, सरकार सोनिया गांधी की हो, देश अपने काल सर्पयोग से बाहर आ चुका है। और उस बात में कोई दो राय नहीं कि अगले 10 से 15 सालों में हम अब एक डेवलप्ड कंट्री के पहले 5 देशों में आ जाएंगे। चलो, ये आपले हे मागच्या आठवड्यातलं हे प्रेडिक्शन होतं, त्यानंतर बजट झालं आहे। और पंडित जी आपने जो कहा है वो बजट में हमें देखने को भी मिला है। और सेंसेक्स ने आने वाले अगले 4 दिनों में ऐसी कोई उछाल लगाई है सेंसेक्स में, निफ्टी में 7500 छू गया है निफ्टी अब दोबारा से। तो अब यही बस जानना चाहेंगे ये जो हमने बाइट दिखाई, ये पिछले से पिछले बारी, पिछले सैटरडे की बाइट में मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि 23,000 से नीचे जाता हुआ नहीं दिखाता, 24,400 के ऊपर जाएगा। यहाँ पर कम से कम 100 से 150 जो अर्थशास्त्री हैं, एनालिस्ट हैं, वो इस बात से हैरान हैं कि 3 दिनों में, 4 दिनों में आपकी प्रेडिक्शन 1500 पॉइंट मार्केट बढ़ेगी, ये इम्पॉसिबल दिखाई देता है। और वो बड़ी लोगों के नाम भी मैंने आपको दिए हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और निफ्टी की चाल आपने देखी कैसे हुई। जी हाँ। और अगले हफ्ते की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल 24,600 के ऊपर चला गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अब अगर हम बात करते हैं, आई एम स्टिल बुलिश ऑन माय मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईजिली 25,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 7,625 के ऊपर जा सकती है, मगर बीच बीच में वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर अगले हफ्ते हम वापस 25,300 का आंकड़ा भी देख लें, मार्केट में FIIs की दखल बढ़ेगी। निफ्टी में भी आप देखेंगे एक लंबा उछाल आया और आगे 100-150 पॉइंट का और उछाल आता हुआ दिखाई देता है। जी।
पंडित जी आज क्योंकि हमारा वक्त खत्म हुआ है, हमें रुकना पड़ेगा आज यहाँ पे, लेकिन गोल्ड आज- के लिए भी लोगों ने बधाइयां जी दी हाँ हैं। जी हाँ, वो गोल्ड और 30,000 छू गया है। 30,000 और सिल्वर भी हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक चला है। बिल्कुल Anyway, बिल्कुल। हाँ। और हम तो यही चाहेंगे आगे भी हम आपकी भविष्यवाणी सही उतरे और हम उन्हें फॉलो करें। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और जो आज दो भविष्यवाणी आपने करी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। आज वेळाभावी या कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।